वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछी जा रही है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे एक कविता है, ठीक है ना। और इस कविता में पूछी जा रही है, ये किनके द्वारा रचित ये कविता है, इसके रचयिता कौन है, इनका नाम आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए है बच्चों नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगी। तो बताएंगे बच्चों आप लोग फर्स्ट, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि के तौर पे जाने जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही वह तोड़ती पत्थर कविता लिखी हुई है, इनके द्वारा ही रचित की गई थी, ठीक है ना। अब बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये काफ़ी फेमस, काफ़ी छायावादी कवि के तौर पे इन्हें जाना जाता था, ठीक है ना। तो आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिएगा बच्चों, ये छायावादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और अगर इनकी और मैं कविताएं की बात करूं, तो इनके द्वारा काफ़ी कविताएं और भी लिखी हुई है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे अनामिका हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद गीतिका हो गया, और भी यहाँ पे कई इनके द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं, कृतियां हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 2-3 का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक तुलसीदास बेला इत्यादि जैसे प्रमुख कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है बच्चों, ठीक है ना। तो आप सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे देखिए और 2-3 राइटर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। आइए इनके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना, और इनके द्वारा कितने कविताएं लिखी हुई है, इनका क्या परिचय है, इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग जान लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दी जाती है। आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक यहाँ पे बात आई है नागा अर्जुन, ठीक है ना। तो अगर मैं नागा अर्जुन की बात करूँ, तो ये भी काफ़ी हिंदी और मैथिली और बंगला के प्रमुख कवि के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है ना। इनको 3 भाषाएं में इनको उपाधि भी मिल चुकी है, और ये काफ़ी सुप्रसिद्ध, काफ़ी फेमस ये लेखक हैं, ठीक है ना। तो इनकी मैं बात करूं, इनके द्वारा कितने रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई है, तो सच ना बोलना, ठीक है ना, 2-3 का मैं नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ बच्चों, ये नागा अर्जुन जी के द्वारा ही लिखी हुई ये रचनाएं हैं। सच ना बोलना, सबके लेके सदा सुलभ, बार बार हरा है, संग तुम्हारे साथ तुम्हारे, कई सारे इनके द्वारा भी लिखी हुई रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छे कवि के तौर पे इनकी भी पहचान है बच्चों। फिर उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल की बात हुई है, ठीक है ना। तो आइए इनके बारे में भी आप लोग जान जाओ। केदारनाथ अग्रवाल ये भी हिंदी के प्रमुख कवि के तौर पे जाने जाते हैं, और इनके द्वारा भी रचनाएं काफ़ी है, ठीक है ना, जैसा कि युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, काफ़ी ऐसे इनके द्वारा भी लिखी हुई कविताएं काफ़ी है, ठीक है ना बच्चों। तो आप इस सब पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा।
ठीक है ना। अब इतना लिखूंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बच्चों, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है बच्चों, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ये हमारे सिमरिया मुंगेर बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। जी हाँ बच्चों, ये बिहार के राइटर हैं, तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी मनोबल बढ़ती है बच्चों। और इनके द्वारा भी काफ़ी ऐसे उपाधि भी इनको मिल चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है इनके द्वारा काफ़ी निबंध, काफ़ी लेखक, काफ़ी कविताएं इनके द्वारा भी लिखी गई है। और यहाँ पे बच्चों अगर पूछ दिया जाएगा आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। जी हाँ बच्चों, और किसके लिए मिला था, आप सभी को क्या पता है, तो आप लोग बताइए फटाफट बच्चों। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मैं इरेज कर दिया हूँ बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस लिए मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी लोग बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बताई जा रही है आप लोग एनी हाउ इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। जी हाँ बच्चों, शर्वरी, यामिनी तथा रजनी इसके पर्यायवाची क्या होंगे, बताएंगे फटाफट बच्चों। यहाँ पे अगर पर्यायवाची की बात आई है तो आप सभी को मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका था, पर्यायवाची लिखा हुआ हो या यहाँ पे समानार्थक लिखा हुआ होगा या बच्चों यहाँ पे समानार्थी लिखा हुआ होगा। जी हाँ, इन तीनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, आप सभी को मैं प्रीवियस क्लास में बता रखा हूँ, तो आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे आप सभी को बतानी है कि ये जो तीनों शब्द हैं इस किसके पर्यायवाची हैं, दिन, रात, कपड़ा या कमल, बताएंगे फटाफट बच्चों। यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी रात का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों। यहाँ पे शर्वरी, ठीक है, यामिनी, रजनी और तमी, निशी, यमा, विभावरी जैसे शब्द बच्चों रात का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये सबको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिन की बात हुई है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग बताएंगे दिन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगी, बताएं बच्चों, आप लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा दिवस, याम, दिवा, वार, ठीक है, प्रमाण, अवसर जैसे शब्द यहाँ पे दिन का पर्यायवाची होगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद कपड़ा की बात आई है, तो कपड़ा का भी पर्यायवाची आप लोग देख लो बच्चों, इसका क्या होगा। तो मे भी आप लोगों को पता होगा कपड़ा का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा। पहला तो हो जाएगा वस्त्र, ठीक है, दूसरा हो जाएगा वसन, तीसरा हो जाएगा परिधान और यहाँ पे चौथा हो जाएगा अंशु जैसे शब्द बच्चों यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुनकर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग वीडियो बच्चों हो जाएगी, इसीलिए सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है। कमल का आप सभी को पता होगा, बताएंगे फटाफट, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, सरोज, ठीक है, अरविंद, उत्पल, अभोग, ताम्रस, पुष्कर जैसे शब्द बच्चों यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है बच्चों।
तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यहाँ पे परिवाची शब्द से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग बताएंगे। पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेना बच्चों, और यहाँ पे लिख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप सभी लोग बताएंगे इंद्रधनुष। क्या बच्चों? इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगी? जी हाँ बच्चों, इंद्रधनुष का समानार्थक शब्द क्या होगा? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्यारे से क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों अब मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ बच्चों, निम्नलिखित में आदि जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? विलोम मीन्स यहाँ पे बच्चों अगर, जी हाँ बच्चों, तो विलोम शब्द के बदले यहाँ पे लिख दिया जाएगा विपरीतार्थक शब्द। तो आप लोग क्या समझोगे? तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही होता है। तो आप लोग ये देखकर कंफ्यूजन में ना पड़ना बच्चों। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप लोग लिख लेना क्योंकि काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके क्वेश्चन में बच्चों ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे आदि जो है उसका विलोम क्या होगा? प्रथम, अंतिम, अंत या आद? बताएंगे फटाफट इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। जी हाँ बच्चों, बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी आदि का बच्चों क्या होता है? तो अंत होता है। ठीक है, अब बात आई है बच्चों प्रथम की, बताएंगे इसका क्या होगा? तो प्रथम का बच्चों अंतिम हो जाएगा। ठीक है, अंतिम का इसका क्या होगा विलोम शब्द? तो आप सभी को पता है प्रथम या अग्रिम हो जाएगा। ठीक है, फिर और बच्चों यहाँ पे एक और शब्द आता है आद। ठीक है, तो आद का पहले आप लोग शाब्दिक अर्थ जानो, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आरंभिक। ठीक है बच्चों, उसके बाद शुरुआती, प्राथमिक जैसे शब्द आद का यहाँ पे अर्थ होता है। तो यही आपको सपोज यहाँ पे आरंभिक का आप सभी से पूछा जा रहा है कि आप लोग बताओगे इसका विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ बच्चों, मीन्स आद का विलोम शब्द। तो आद का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? तो अंत्य होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखोगे क्योंकि आद का अर्थ ही होता है आरंभिक, शुरुआती, प्राथमिक जैसे शब्द यहाँ पे आद का अर्थ होता है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये सब पॉइंट को लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछी जा रही है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? जी हाँ बच्चों, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ये प्रत्येक वर्ष कितने जो भाषा होती है हमारी भारतीय भाषा उसमें कितने को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट कितनी भारतीय भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है? बताएंगे फटाफट बच्चों। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी 22 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये हमारे भारतीय भाषाएं हैं। और यहाँ पे बच्चों साहित्य की बात हुई है, ठीक है ना, साहित्य। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने ईस्वी में दिए गए थे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों सन 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार आरंभ हुई थी। अगर मैं बात करूँ कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। जी हाँ बच्चों, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता
जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सब पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पंचरत्न का समाज विग्रह क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा समाज, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जा रही है कि पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी को पहले ये नोटिस करना है, यहाँ पे मैं आप सभी को ट्रिक बताया था कि कोई भी समाज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, पहले जो पूछ रहा है उस पर आप लोग फोकस करो। पंचरत्न ये कौन सा समास होगा, पहले आप लोग ये बताओ। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी को मैं बताया था कि ये बच्चों द्विगु समास होगा। कैसे? तो द्विगु समाज का डिफिनेशन ही कहता है कि जिस समाज का पहला पद संख्यावाचक हो। जी हाँ बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, ये हमारा संख्यावाचक है। फिर उसके बाद जो ये पूरा पद है, ठीक है, यानी पंचरत्न, ये जो पूरा पद है यानी समस्त पद हमारा समूह का अर्थ देता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को बतानी है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, मीन्स समास विग्रह क्या होगा पंचरत्न का। तो चलिए बच्चों, हम लोग ऑप्शनों की ओर मूव करते हैं और देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगी। ऑप्शन ए है पांच रत्न जो है, ऑप्शन बी पांच रत्नों का समूह, ऑप्शन सी पांच रत्नों का संग्रह और ऑप्शन डी पांच रत्न समूह। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे पांच रत्नों का समूह, इसका समास विग्रह होगा पंचरत्न का। जी हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग बताएंगे यहाँ पे शताब्दी। जी हाँ बच्चों, शताब्दी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आप लोग बताएंगे यहाँ पे शताब्दी, इसका समास विग्रह क्या होगा और ये कौन सा समास है, आप लोग बताएंगे यहाँ पे। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ये भी हमारा द्विगु समास ही है। अब इसका समास विग्रह आप लोग कैसे करोगे, तो देखिए पहला पद इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे सत होगा, यानी सत के मतलब क्या होता है बच्चों, 100। ठीक है, यानी इसमें संख्यावाचक आ गया बच्चों। फिर उसके बाद अब्दो है, ठीक है, अब्दो, तो ये हमारा क्या होगा, वर्षों होगा। जी हाँ बच्चों, यानी ये पूरा इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, सत शब्दों का समाहार। जी हाँ बच्चों, इसका समास विग्रह होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों और एक दो एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ। नवरात्र, ठीक है बच्चों, नवरात्र, तो आप लोग बताएंगे नवरात्र का समास विग्रह क्या होगा। जी हाँ बच्चों, तो नवरात्र का समास विग्रह होगा नवरात्रियों का समूह। जी हाँ बच्चों, क्या होगा, नवरात्रियों का समूह। तो पहला पद हमारा संख्यावाचक है, तो ये हमारा कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप, जी हाँ बच्चों, तो आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को बतानी है कि पंचवटी कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा। जी हाँ बच्चों, पंचवटी, इसका आप लोग बताएंगे समास विग्रह और यह कौन सा समास होगा। आप लोग फटाफट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है। जी हाँ बच्चों, जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी विशारद, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी विज्ञ। जी हाँ बच्चों, बताएंगे फटाफट यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर। जो विज्ञान जानता है उससे हम एक शब्द में वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों, यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द की बात हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, तो जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे जो कभी जन्म नहीं लेता उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग फटाफट बच्चों, जो कभी जन्म नहीं लेता उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो आप सभी को पता होगा अजन्मा। ठीक है, अजन्मा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनेक शब्दों का एक शब्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछ दिया जाता है आपके।
क्योंकि आपके बिहार पीएम पीएमए में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी बच्चों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जैसा कि एक और यहाँ पे 100 वर्षों का समय, इसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, एक दो मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान में रखेंगे। 100 वर्षों का समय, इसे हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो जी हाँ बच्चों, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे है एक शब्द का अनेक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य कहा जाता है। फिर जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे अनेकों यहाँ पे शब्द हैं और इसकी एक शब्द भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप लोग ये सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ बच्चों, मुहावरे से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी VBI क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रसन्न होना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी सहम जाना और ऑप्शन डी भाग जाना। जी हाँ बच्चों, तो जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन की करेक्ट आंसर क्या होगी। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होगा बच्चों सहम जाना। जी हाँ बच्चों, ये आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सहम जाना या एकदम चुप हो जाना, एकदम चुप हो जाना या बेसुध होना। ठीक है ना, काफ़ी इसके यहाँ पे अर्थ होंगे बच्चों, मैं सभी को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। या बेसुध होना या मरनासन होना। ठीक है ना, इसका कई अर्थ बच्चों होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिए आप लोग। ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मरनासन होना। जी हाँ बच्चों, तो इसका यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सांप सूंघना का यहाँ पे सहम जाना, एकदम चुप होना, बेसुध होना या मरनासन होना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछी जा रही है निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है इस दिए गए क्वेश्चन में। इसमें शुद्ध वर्तनी हमारा कौन सा होगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए है मनोवांछित, ऑप्शन बी मनवांछित, ऑप्शन सी मनुवांछित और ऑप्शन डी मनावांछित। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आप सभी को पहचाननी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा मनोवांछित। जी हाँ, मनोवांछित का अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थ बताओ तो इसका क्या होगा बच्चों, तो इसका अर्थ होगा मन का चाहा हुआ। जी हाँ बच्चों, यानी किसी चीज़ को मन से चाहा हुआ होता है तो नहीं बोला जाता है मनोवांछित हुआ, यानी मन में जो भी चाहा वो पूरी हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों मन का चाहा हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है। जी हाँ बच्चों, ऐसे कौन से राइटर, ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है। तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रतिनिधि रचना उनके द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र और ऑप्शन जी जयशंकर प्रसाद। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट इस प्यारे से क्वेश्चन की करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि की रचना नहीं की थी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे अगर पूछ दिया जाएगा
कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ कौन सा था। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे पहला हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ कौन सा था और किनके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग क्या बता पाओगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। जी हाँ बच्चों, कौन सी, तो हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखी गई थी। और ये किनके द्वारा लिखा गया था, बताएंगे आप लोग, ये किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन को, बस यहाँ पे नहीं हटा देगा इस क्वेश्चन में। और अगर पूछा जाएगा कि किसने लिखी थी तो आपका क्या आंसर होगा बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किनके द्वारा लिखी गई थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और आप लोग जो भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें पूछी जा रही है अशुद्ध लिखा शब्द है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आपको पहचाननी है कि ये दिए गए ऑप्शंस में अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, यानी अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए है अभिमान, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी हस्तक्षेप और ऑप्शन डी लगान। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगी। अशुद्ध इसमें कौन सा लिखा हुआ है, अभिमान हमारा सही है, हानि भी सही है, लगान भी सही है, बट यहाँ पे हस्तक्षेप हमारा गलत है, यानी हस्तक्षेप हमारा अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध शब्द है। क्योंकि हस्तक्षेप बच्चों यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे हस्तक्षेप होता है, ये हमारा अशुद्ध था। तो यहाँ पे करेक्ट मैं लिख दिया, ये हमारा शुद्ध वर्तनी हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में बस यहीं तक। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। और आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऐसे ही मज़ेदार क्लास के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट एवरीवन।